रिच डैड एंड पुअर डैड अध्याय 3। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और अधिकतर लोग खतरा मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज़ के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंध में, करियर में, धन में। इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है। बिल लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन का सवाल है। एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरे पैसे बढ़ेंगे तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपने अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्या आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर व कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनके सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज़ पर दौड़ चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी कि हमें इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था कि मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सिखाया, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी। और इसी पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला, परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यताओं के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे और इस वजह से हमें समस्या पैदा हो गई थी। जब कोई टीचर कहता था कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो, जब हमें घिसे पीटे ढेरे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का पालन करना सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनाओं का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूल को इसलिए बनाया गया है ताकि वह बच्चे कर्मचारी तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली ज़िंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा ज़रूरी नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसे अपने आप मिलने लगेंगे। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानना चाहते हैं, अपने शिक्षक और सहपाठियों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबर के लिए दबाव नहीं डाला।
मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हम लोग में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियादें मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोग में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है, आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचार में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह एक दायित्व था। अमीर डैडी संपत्ति, दूसरे कॉलम में दायित्व घर। गरीब डैडी संपत्ति घर दायित्व। मुझे याद है मैंने नीचे वाले चित्र खींचकर अपने डैडी को चित्र दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उससे जुड़े हुए दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च, और इसका मतलब यह था कि चित्र में खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। दायित्व, आय, व्यय, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, रखरखाव, उपयोगिता, संपत्ति, दायित्व। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग के लिए खुद का घर उनके सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा घर और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि अधिकतर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनाएं होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनाएं में बना देता है। पहला, जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि अधिकतर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में अधिकतर लोग एक घर खरीदने के कुछ साल बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। दूसरा, हालांकि लोगों को पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलर का उपयोग करते हैं, अपने ब्याज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया था और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। चौथा, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्होंने $10 लाख से भी ज़्यादा का कर्ज चुकाना है।
पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज़्यादा नहीं है। 5वां, सबसे बड़े नुकसान अवसर गंवाने की वजह से होते हैं। अक्सर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है, तो आपका ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम लोन का साधन बन जाता है। अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चीला पड़ता है। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता है। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जाता है, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। चूँकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते हैं और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का पैसे स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्तियों का सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनके दायित्व जैसे क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते थे। अगला चित्र 1000 शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। पढ़े लिखे डैडी का पैसा स्टेटमेंट, आय व्यय, संपत्ति और दायित्व। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का पैसा स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रहे हैं और उन्होंने अपने दायित्व को कम से कम रखा था। अमीर डैडी का स्टेटमेंट, आय व्यय, संपत्ति और दायित्व।